जय भीम, जय भीम, जय भारत। ले लो गर्मी से मत डरो बहादुर योद्धाओ, याद करो शहीद आजम सरदार भगत सिंह को जब 56 दिन भूख हड़ताल पर रहे इस देश को आजाद कराने के लिए। याद करो उनको जब फंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। ये गर्मी हम किसान मजदूरों के बच्चों का। फिर ये आंदोलन शुरू हुआ। फिर मैंने वो मेरे पास आए 13 तारीख को कि भैया आपके बगैर आगे नहीं बढ़ेगी बात, आपको मदद करनी चाहिए। आपने सबकी मदद की है। मैंने उनसे कहा कि मैं 15 तारीख में आऊंगा, और जब मैंने बात जारी की तो फिर देश का कोई नेता ऐसा नहीं है जिसकी पार्टी है उसने ना कहा कि मैं भी वहां जाऊं। फिर सब लोगों ने कहा कि हम जाएंगे। और 18 तारीख को मेरे पास फोन आया, मैं महाराष्ट्र गया था, कि भैया आज रात को प्रोटेस्ट को उठा देंगे, पुलिस की तैयारी होगी, हम पे जानकारी है, आज का दिन हो सकता है हमारा आखिरी दिन हो, हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। मैं महाराष्ट्र से आया, एयरपोर्ट से घर नहीं गया, सीधा गया प्रोटेस्ट पॉइंट पर। और जब चला गया तो मैंने उनसे कहा अब आप पढ़ के सो, अब मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, जो होगा उसका जिम्मेदार मैं। रात को 2 बजे से सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे तक मैं वहां रहा उन बच्चों के बीच में। और उन्होंने लिखा था, अपने जो तकिया पकड़ी थी कि हमें आपकी जरूरत है, आप जाना मत। तो मैंने भाई का फर्ज अदा किया, एक जनप्रतिनिधि का फर्ज अदा किया, एक आंदोलनकारी का फर्ज अदा किया। ऐसा ही मैंने घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में भी किया। वो हुआ था मेरे साथ तब जब जाम्बिया के बच्चों को पीटा गया था। और जब मैं वहां गया तो एक पुलिस के अधिकारी ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर जी हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आप यहाँ से चले जाओ, आप चले जाओगे, इन बच्चों को हम देख लेंगे। और एक बच्ची ने मेरे हाथ पकड़ कहा, एक बेटी ने, कि भैया आप यहाँ से मत जाना, आप चले जाओगे तो ये हमें बहुत पीटेंगे। मैंने उस अधिकारी को कहा कि अब आपका मुकाबला इनसे तब होगा जब चंद्रशेखर आजाद यहाँ नहीं होगा। वो तस्वीरें आज भी आपको याद होंगी कि मैंने गाड़ी के ऊपर गाड़ी लगाई और गाड़ी के ऊपर सर पे पटका बांध के चद्दर ओढ़ के मैं बैठ गया और मैंने कहा कि तुम्हें दिखता रहूंगा, ये मैं सोचना चला गया। पौने 5 बजे जब हमारे सारे बच्चे छोड़ दिए गए और जामिया से पुलिस फोर्स निकल गई, तब जाके जो है मैंने वो जगह छोड़ी। मैं अपनी बात का बड़ा पक्का हूं और मैं अपनी बात को और मजबूत करने के लिए कोशिश करता हूं, अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो 18 तारीख का दिन निकल गया और अब दिन आ गया 20 तारीख का। 20 तारीख के सुबह मैं वहीं पहुंचा उन्हीं के पास। उन्होंने कहा भैया कि क्या आदेश है, तो मैंने उनसे कहा कि फैसला लो, मगर ये ध्यान रखना कि ये जो नौजवान अगर एक बार दिल्ली की सड़कों पर चला गया और आपसे नहीं संभला, कहीं सामने से कोई हमला हो गया, पत्थरबाजी होगी, लाठीचार्ज हो गया, तो ये नौजवान है वो आक्रोश में पता नहीं क्या कदम उठा देगा। तो इनको बाहर जाने से रोकना और सरकार से यहीं से बात करने की कोशिश करना। उन्होंने मुझसे कहा कि आप पार्लियामेंट में चले जाओ, हमारी आवाज उठाओ। 10 बजे मैं और मेरे साथ टीएमसी की सांसद हमारी बहन महुआ मोइत्रा, वो और हम निकले, भीड़ बहुत थी और हम लोग संसद चले गए। संसद में जाते ही हम लोगों ने खूब हंगामा किया और कहा पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी। संसद का कार्य रोक दिया गया और तत्काल मुझे बाहर से फोन आया कि बच्चे एसबीआई वाली रोड से सड़कों पे निकल गए हैं, आपको आना पड़ेगा, कोई संभाल नहीं पाएगा। वो जो प्रोटेस्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट 3-4 लोग हैं, 2 लोग मंत्री जी से मिलने चले गए हैं, एक व्यक्ति मौके पे नहीं है, एक व्यक्ति जंतर मंतर है, कोई सुनने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं। और आप जानते हैं मैं सोनम भाई से कह के आया था कि आप 20 तारीख को अनशन तोड़ देना, आपकी मांग यह है कि प्रोटेस्ट हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जंतर मंतर से लेके और संसद तक आदमी ही आदमी होगा। मेरी बात का आपको सूचना कब आई कि आपको लखनऊ में प्रोटेस्ट करना है? कब आई? कल? अब सोचो अगर 1 हफ्ते की सूचना पर मैं लखनऊ बुलाऊं लोगों को तो क्या होगा? दिल्ली जैसे 10 जंतर मंतर में अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि तत्काल गाड़ी निकालो और मैं वहां चला गया जहां लाठीचार्ज हो रहा था। और आप पता करा के देख लेना अगर कोई बच्चा वहां गया हो। मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं यहाँ हूं मेरा वचन है आपकी तरफ कोई लाठी नहीं उठा पाएगा। बताओ जो लोग वहां गए थे सही थी या गलत थी? और मैंने
पुलिस के लोगों को कहा, अधिकारियों को, कि मुझे इनसे बात करने के लिए एक माइक चाहिए। ये नौजवान है, ये मेरी बात को सुन सकते हैं, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। मैंने अपने भाइयों से कहा, आप मुझे बताओ, आप यहाँ बैठे हो तो बताओ, मुख्यमंत्री को इंटेलिजेंस ने बता दिया है नहीं बता दिया है? बता दिया है नहीं बता दिया है? यहाँ की पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया है मुख्यमंत्री को कि चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, अपनी जनता पार्टी, तमाम पार्टी के नेता सब लोग वहां बैठे हैं और हमें नहीं पता कि वो क्या करेंगे। हो सकता है आपका घेराव करने के लिए आपकी तरफ भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो प्यारे साथियों, मैंने बच्चों से कहा, ये देश की राजधानी, ये देश का दिल है, आप जहां हो वहीं बैठे रहो, आगे मत बढ़ना। आगे आंसू बैठिए भाई, कहां गर्दन हिला रहे हैं? गर्दन हिलाने का काम थोड़ा, ये आदेश का पालन होना है, यहाँ गर्दन हिलाने के लिए नहीं है। यहाँ ये आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोगों का आंदोलन है। हाँ, मैंने उनसे कहा बच्चों से कि आप यहीं बैठ जाओ, ये देश की राजधानी, देश का दिल है, ये जब तक बंद रहेगा सरकार चैन से नहीं आएगी, चैन से नहीं बैठ पाएगी। आप आगे बढ़ोगे, तत्काल पुलिस आगे से आंसू गैस के गोले, लाठी चला रही है, मैं आपको पिटते नहीं देख पाऊंगा, आप बैठ जाओ। बच्चों ने मेरी बात मानी, छात्रों ने मेरी बात मानी, मैं आगे बढ़ गया। आगे आंसू गैस के गोले चल रहे थे, उस आंसू गैस के गोलों के शिकार हम लोग भी हुए। मेरी भी आंखों में ऐसे जैसे मिर्चें लग गई हो, इस तरह की पूरा चेहरा। वो तो अगर नौजवान साथी तत्काल पानी की व्यवस्था नहीं कराते तो शायद देख भी नहीं पाते। लेकिन मैंने उस दिन क्या देखा, आंदोलन खत्म हो गया और मैं जब गया, अपने ऑफिस पे इंटरनेट बंद था, और ऑफिस पे जब मैं गया तो मैंने देखा किस तरह जानवरों की तरह पीट रहे हैं बच्चों को, लाठी चला रहे हैं, लात मार रहे हैं। बच्चियों को आपने भी देखा होगा वीडियो, प्राइवेट पार्ट पे पीछे से डंडा मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, रो रही हैं बहनें, रो रही हैं माएं, और निर्दोष नियत बच्चों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। मेरा अंदर से मन रो रहा था कि क्या किया जाए, कैसे जो है इस अन्याय को रोका जाए। मैं तत्काल जो है मैंने फैसला लिया कि सरकार को जवाब मांगना पड़ेगा, और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्टैचू है जो लंबे समय से लगी है, उस स्टैचू के पास, उसके नीचे जाकर मैं बैठ गया। बारिश पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी, अचानक से गया, सब लोगों में हल्ला मच गया। ना ही कोई बैठने की व्यवस्था थी, ना ही कुछ और। एक चादर थी, वो चादर समेटता गया क्योंकि बारिश पड़ रही थी, लगातार वो भीग रही थी। एक छतरी थी, उस छतरी को लेकर बैठ गया। पूरी रात कुदरत ने ऐसी परीक्षा ली, राकेश भैया, बारिश ही नहीं रुकी पूरी रात। पूरे दिन का मैं थका हुआ, और पूरी रात बेटे उधर से लिया, उधर से लिया, बीच में मत, उधर से लिया, उधर पीछे से लिया, पीछे से लिया। पूरी रात बारिश पड़ती रही और मैं मोर्चे पे डटा रहा। अगले दिन की सुबह हुई, मुझसे स्पीकर साहब ने बात की, मुझसे कहा आप छोड़ दो वहां से, आप अंदर आके बैठ जाओ। रात में भी उन्होंने खबर भेजी कि आप बीमार हो जाओगे। मैंने कहा बीमार नहीं, मौत भी आ जाएगी तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। आपकी सरकार ने अन्याय किया बच्चों पे, मेरे बहनों भाइयों पे, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। उनको लाठियां पड़ी हैं, वो खुले आसमान में सो रहे हैं, वहाँ चादर भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है, वहाँ खाना भी नहीं है, और आप मुझसे कहते हो कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं जाके गद्दे पे सो जाऊं। मेरा जमीन इस बात की गवाही नहीं देता, जहां वो पड़े हैं वहीं मैं रहूंगा। सुबह के समय फिर बात हुई, मैंने कहा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, कि जब हाउस चलेगा तो पार्लियामेंट में जाके अपनी बात रखूंगा, और जब हाउस नहीं चलेगा तो इस खुली जगह पर बाबा साहब के स्टैचू के नीचे बैठ के मीडिया से भी, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी देश के लोगों को संदेश दूंगा कि ये संवेदनहीन सरकार किसी को सुनना नहीं चाहती। अगले दिन फिर रात हुई, ऐसे बारिश ने फिर परीक्षा ली, हम परीक्षा में पास हुए, दिन निकल गया। फिर स्पीकर साहब ने वार्ता की, क्या चाहते हो? मैंने कहा एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और उस इस्तीफे के बाद
जिन बच्चों पे लाठियां जिन्होंने चलाई है, उन बच्चों पे लाठियां चलाने वाले, मेरी बहनों पे, मेरे भाइयों पे लाठी चलाने वाले अधिकारियों पे कार्रवाई जब तक वो नहीं होगी तब तक मैं मानूंगा कि सरकार हमारे बच्चों की तरफ नहीं देगी। फिर दोपहर में इस सरकार के दो बड़े मंत्री, एक कानून मंत्री और दूसरे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मेरे पास आए कि भाई इतनी गर्मी में बैठे हो, बीमार हो जाओगे, उठ जाओ। मैंने कहा मुझे उठाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उसके बाद मैं आपसे कोई बात